हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो कई दिन हो गए थे हिस्ट्री की वीडियो को अपलोड करे, तो मैंने सोचा कि सिर्फ वही चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाई जाए, क्योंकि अभी टाइम कम है और कुछ स्टूडेंट्स ने अभी जस्ट प्रिपेयर करने को शुरू किया है। तो गाइज एक चीज़ आप डिफ्रेंशिएट कीजिए कि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जो स्टेट पीसीएस है और ईपीएफओ, तीनों के नाम से जो है कंबाइंड वीडियोस आपको कई चैनल्स पे मिलेंगी कि मतलब कि हिस्ट्री की वीडियो डाल दी और उसके थंबनेल के ऊपर डाल दिया पीसीएस के लिए भी है, सिविल सर्विसेज के लिए भी है और ईपीएफओ के लिए। तो गाइज ये जो है ये सही चीज़ नहीं है, बिकॉज ये जो ईपीएफओ का पेपर है ये चाहे यूपीएससी के थ्रू किया जा रहा है, बट इसका जो लेवल है वो उतना टफ नहीं है सिविल सर्विसेज पीसीएस वाला। तो आपको वो सारी डिटेल में नहीं पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी कीजिए, सिर्फ वही पढ़िए जो आपके पेपर में आपसे पूछा जाए। उसके अलावा इधर उधर मत भागिए, टाइम बिल्कुल नहीं है और रिवीजन भी आपको उसी प्रोस्पेक्टिव से करनी है। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले हम 3 से 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आप जज कर सके अपने आप को। फिर उसके बाद जितने भी फेमस फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स थे, उन्होंने स्लोगन दिए फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में, वो सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जितने भी जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स लिखी गई है लीडर्स के थ्रू और किस टाइम पीरियड में लिखी गई थी, उन सबको डिस्कस करेंगे। एंड अगेन हम दोबारा एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी ये जो वीडियो है ये पूरी तरीके से प्रोडक्टिव रहे। और दूसरी चीज़, कल की जो वीडियो मैंने डाली थी प्रैक्टिस सेट की, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स उसके लिए दिया। देखिए टॉपर स्टॉप को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग जो है वीडियो बनाने में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने में, बस आप अपना रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए। और एक चीज़ यार, वीडियो पूरी देखा करो। 2 मिनट की वीडियो के बाद आप इतनी सारी रिक्वेस्ट डाल देते हैं, मैम ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ। यार सांस तो लेने दो ना मेरे को, मैं बना रही हूँ, शेड्यूल बना हुआ है पूरा, मार्च वीक तक हम ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो को पूरी देखा करो पहले, ऐसे एनालिटिक्स को ख़राब मत करो, उससे फिर प्रॉब्लम आती है, चैनल की ग्रोथ नहीं हो पाती, फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से, जो कि कल कंपनीज अमेंडमेंट बिल वाले चैप्टर जो वीडियो थी उसमें मैंने आपसे पूछा था कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन थी और यहाँ पे कई तरीके के स्कैम्स और बता रखे थे कि मतलब मालवेयर्स बता रखे थे कि कौन सा ऐसा मालवेयर होता है जो कि किसी पर्सन की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को गेन कर लेता है अपनी आइडेंटिटी को गलत बता के। तो यहाँ पे लकी सिंह जो है उन्होंने सबसे पहले सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर जो था फिशिंग स्कैम्स था। वेरी गुड लकी, आई थिंक आपने जो है वो ये वाली प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो में भी अपना आंसर सही दिया था। सो गुड, कीप इट अप, ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई थी गांधी जी के थ्रू, तो उसका अनदर नेम क्या था? क्योंकि हम जनरली क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं इस चीज़ को, तो क्या पता आपसे पूछ लिया जाए या फिर उसी अनदर नेम से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्या है। तो ए है यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट, बी इज स्वदेशी मूवमेंट, सी इज होम रूल मूवमेंट एंड डी इज अगस्त क्रांति। तो बहुत सिंपल है, जस्ट आपको रूल आउट करना है ऑप्शन की, एलिमिनेशन ऑप्शन यहाँ पे करना है और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए खिलाफत मूवमेंट हमें पता ही है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पीरियड में था। स्वदेशी कब था? अपना पार्टीशन ऑफ बंगाल में था। होम रूल मूवमेंट कब आया? आपका 1916-17 के टाइम पीरियड में आया। और क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 के टाइम पीरियड में हुआ था। तो अगस्त क्रांति जो है वो आपका ऑप्शन रह गया। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को पढ़ के उसको एलिमिनेट करेंगे। जो भी आपने ओवरऑल स्टडी की होगी उससे आप ये देखिए कि आपके जो सही ऑप्शन होने के चांसेस होते हैं वो 50 से 60% इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगस्त क्रांति जो है वो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जो है आपसे एक स्टेटमेंट पूछे कि जो करेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहली स्टेटमेंट यहाँ पे कि जो रोलेट एक्ट था उसने एक पॉपुलर इंडिजाइजेशन और जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था उसकी वजह से ही हुआ था। मतलब कि रोलेट एक्ट ने इतना अच्छा खासा प्रोटेस्ट इंडिया के अंदर शुरू कर दिया था। सेकेंड है सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक को एस्टेब्लिश किया था। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि भगत सिंह जो थे वो वन ऑफ द फाउंडर, देखिए यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द फाउंडर, ये नहीं लिखा कि सोल फाउंडर थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के। एंड डी इज 1931 द कांग्रेस सेशन एट कराची ओपोज गांधी इरविन पैक्ट। तो ये आप दोबारा देख लीजिए दोनों स्टेटमेंट्स, अगेन ये दोनों देखिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे डी जो है वो कराची कांग्रेस सेशन में कहा गया है 1931 के अंदर कि गांधी इरविन पैक्ट को अपोज किया गया था। तो ये वाली जो चीज़ है ये गलत हो जाती है आपकी। यहाँ पे बेसिक जो चीज़ अपोज की गई थी वो थी कि जो भगत सिंह को फांसी लगाई गई थी और गांधी जी ने उसके फेवर में कुछ भी नहीं किया था, कि उन्होंने कहा था कि आप जो चाहते थे तो फांसी को रुकवा सकते थे। तो उस चीज़ के लिए जो है गांधी जी जब कराची जा रहे थे तो ब्लैक फ्लैग्स लेके उनका वेलकम किया गया था और गांधी जी को अपोज किया गया था।
नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट के प्रोविजंस आपसे पूछे गए हैं कि कौन सा नहीं है। ए इज इंडिया मस्ट बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, बी द गवर्नर जनरल मस्ट बी ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, सी है यहाँ पे देयर वॉज टू बी नो सेपरेट इलेक्टोरेट, एंड डी इज डायरकी शुड बी इंट्रोड्यूस बोथ एट द सेंटर एज वेल एज प्रोविंसेस। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका वो सही है। डायरकी जो थी उसके इंट्रोडक्शन की बात नहीं कही गई थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर। हाँ, डोमिनियन स्टेटस जो है वो कहा गया था, और इसी बात पे जो है जवाहरलाल नेहरू जो सुभाष चंद्र बोस थे वो अपोज भी हो गए थे कि आपको अभी भी डोमिनियन स्टेटस चाहिए, अब हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। उसी के बाद जो पूर्ण स्वराज जो था उसका कंसेप्ट आया था, और ये दोनों स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। अब हम आते हैं स्लोगन्स के ऊपर। तो हमारे ग्रेट महात्मा गांधी जी से ही शुरू करते हैं सबसे पहले। तो महात्मा गांधी का जो सबसे फेमस डायलॉग था डू और डाई, ये कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड में इन्होंने दिया था। तो एक तो आपको ये भी याद रखना है कि किस मूवमेंट के अराउंड, जो मतलब कि कोई फेमस मूवमेंट थी उस टाइम पीरियड में दिया था। तो यहाँ पे जो डू और डाई दिया था वो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट था हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु पत्थर मिले। तो ये वाला जो स्लोगन था ये भी महात्मा गांधी जी के थ्रू किया गया था, क्योंकि गांधी जी क्या करते थे, हमेशा नॉन वायलेंस, हमेशा एक हेल्पफुल चीज़, मतलब ईजिली मांगा करते थे चीज़ों को। तो मतलब हमने रोटी मांगी पर हमें पत्थर मिले। नेक्स्ट है यू कैन चेन मी, यू कैन टॉर्चर मी, यू कैन इवन डिस्ट्रॉय दिस बॉडी बट यू विल नेवर इम्प्रिजन माई माइंड। तो इन्होंने कहा कि चाहे आप मुझे बंद कर दीजिए, चाहे आप मुझे टॉर्चर कीजिए, चाहे आप मेरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर दीजिए, पर कभी भी आप मेरे दिमाग को बंद नहीं कर सकते हैं, जेल में नहीं डाल सकते हैं। तो ये थी थर्ड स्लोगन गांधी जी के थ्रू। फोर्थ यहाँ पे गांधी जी का स्लोगन था कि फ्रीडम इज़ नेवर डियर एट एनी प्राइस, इट इज़ द ब्रेथ ऑफ लाइफ व्हाट वुड अ मैन नॉट पे फॉर लिविंग। तो यहाँ पे कहते हैं कि फ्रीडम जो है वो सिर्फ किसी कीमत नहीं है, फ्रीडम की कोई कीमत नहीं है, ये ज़िंदगी की सांस के तरीके से है, जिसमें कि मैं और कोई भी इंसान जो है अपनी सांस के लिए, अपने जीने के लिए क्या कुछ पे नहीं करता। तो इस वजह से हम फ्रीडम की कीमत को लगा नहीं सकते हैं। ये गांधी जी की फोर्थ स्लोगन हो गया। फिफ्थ स्लोगन है यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस बिकम अ सेक्रेड ड्यूटी वेन द स्टेट बिकम लॉलेस और करप्ट। इन्होंने कहा कि जो सिविल डिसोबीडियंस होता है वो एक सेक्रेड ड्यूटी हो जाती है किसी भी पर्सन की, जब जिस स्टेट में हम रह रहे होते हैं वहाँ पे करप्शन या फिर जो लॉलेसनेस होती है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है। फिर आया फ्रीडम इज नॉट वर्थ हैविंग इफ इट डज नॉट कैन नॉट फ्रीडम टू अर्न, इट पासिस माई कॉम्प्रीहेंशन हाउ ह्यूमन बींग्स बी दे एवर सो एक्सपीरियंस्ड एंड एबल कैन डिलाइट इन डिप्राइविंग अदर ह्यूमन बींग ऑफ दैट प्रीशियस राइट। तो यहाँ पे क्या है कि जो फ्रीडम है वो बेसिकली एक फ्रीडम जो है वो दूसरे फ्रीडम को नहीं छीन सकता है। और यहाँ पे ये बहुत चीज़ें आयरनी है कि बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है कि कैसे जो ह्यूमन बीइंग है कोई, वो किसी के एक्सपीरियंस को और उसके जो प्रीशियस राइट्स है उनको छीन सकता है। नेक्स्ट आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्लोगन्स यहाँ पे। तो सबसे पहले उनका मोस्ट फेमस जो था वो जय हिंद था। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनका पॉइंट और आपको याद रखना, ये फैक्ट है, हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे उसको। तो इन्होंने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड में गांधी जी को जो महात्मा कहा जाता है, महात्मा टाइटल जो था वो सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को दिया था, रेडियो के थ्रू दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड में दिया था। सेकंड जो है वो अपोज हो गए थे कि आप जो है इजीली इनसे बात कर रहे हैं, इनसे बात मत कीजिए, आप जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अटैक कीजिए ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो उस टाइम इन्होंने कहा था गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। थर्ड था फ्रीडम इज़ नॉट गिवन इट इज़ टेकन। तो ये कहते हैं कि जो आज़ादी है वो कोई भीख नहीं है कि वो आपको दी जाएगी, वो आपको छीननी पड़ेगी। तो इस तरीके का थर्ड स्टेटमेंट था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। फोर्थ था इट इज़ आवर ड्यूटी टू पे फॉर आवर लिबर्टी विद आवर ओन ब्लड। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी फ्रीडम के लिए अपना खून दें, अपनी लिबर्टी के लिए दें। द फ्रीडम डेट वी शैल विन थ्रू our sacrifice and exertions we shall be able to preserve with our own strength। तो जो भी हम जीतते हैं या फिर जो भी हम सेक्रीफाइस करते हैं तो उसको हमें अपनी स्ट्रेंथ के साथ प्रिजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट आता है सुभाष चंद्र बोस जी का ही स्लोगन वन इंडिविजुअल मे डाई बट दैट आइडिया विल आफ्टर हिज अर्थ इंक्रेट इटसेल्फ इन 1000 लाइफ। तो ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान मर भी जाता है पर जो उसका आइडिया होता है वो इस दुनिया में ज़िंदा रहता है। और कैसे ज़िंदा रहता है, लोगों के दिमाग के अंदर रहता है और उसी से वो उनकी ज़िंदगी में भी आगे चलता रहता है। नेक्स्ट आता है सोल्जर्स हु ऑलवेज रिमेन फेथफुल टू देयर नेशन हु आर ऑलवेज प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स आर इनविंकेबल। तो इन्होंने कहा कि जो सोल्जर्स होते हैं कि जो हमेशा फेथफुल रहते हैं और अपने सेक्रीफाइस के लिए रेडी रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के स्लोगन। तो इनका जो फर्स्ट था जो कि अभी भी हम अपने देश में यूज़ करते हैं वंदे मातरम का, तो ये बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है वंदे मातरम का स्लोगन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के थ्रू। और गाइज ये वाली जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना स्लोगन्स वाली और न्यूज़पेपर वाली, ये पीसीएस वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई डिटेल नहीं है, इसमें फैक्ट्स है। तो ये वाली जो वीडियो है ये कॉमन वीडियो रहेगी। नेक्स्ट जो है व्हेन अ मैन इज इन डाउट व्हाट टू डू ही गोज वेयर एवर ही हैपन्स टू बी फर्स्ट कॉल। तो कहते हैं कि जब कोई इंसान डाउट में होता है कि यार मैं क्या करूँ अब ज़िंदगी में, तो जहाँ उसको पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको पहले वहाँ पर जाना चाहिए, उस चीज़ को ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट आता है बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक का ये वाला जो स्लोगन है ये अभी करंट अफेयर में भी था, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये वही कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये वाला स्लोगन इनका हो गया। सेकंड है आवर नेशन इज लाइक अ ट्री ऑफ विच द ओरिजिनल ट्रंक इज स्वराज्य एंड द ब्रांचेस आर स्वदेशी एंड बायकॉट। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो देश है वो एक पेड़ की तरीके से है जिसका जो तना होता है, जो ट्रंक होता है, वो जो है स्वराज्य है कि अपना खुद का राज्य है, और उसकी जो ब्रांचेज एंड टहनियाँ है वो स्वदेशी और बायकॉट है। नेक्स्ट वही स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये जो है इंग्लिश में आपका हो गया। नेक्स्ट जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के स्लोगन्स है जिसको कि आज भी यूज़ किया जाता है, जय जवान जय किसान का। ये वाला स्लोगन ना अभी इस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट में यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा याद रखना है इसको। नेक्स्ट है द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रीडम इज़ नॉट द टास्क ऑफ सोल्जर्स अलोन, द होल नेशन हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। तो ये कह रहे हैं कि मतलब कि अगर आपको अपनी आज़ादी को बचाना है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ जो आर्मी मैन है, सोल्जर्स है, उनके ऊपर मुसीबत को डाल दे। पूरे देश की ये होती है, ड्यूटी होती है कि वो स्ट्रॉन्ग बना रहे। नेक्स्ट है ट्रू डेमोक्रेसी और द स्वराज ऑफ द मासेस कैन नेवर कम थ्रू अनट्रूथफुल और वॉयलेंट मीन्स। तो इन्होंने कहा कि जो रियल में डेमोक्रेसी होती है या फिर स्वराज चाहिए लोगों को, तो वो जो है वो कभी भी अनट्रूथफुलनेस से नहीं आएगा, वो कभी भी वॉयलेंट मीन से नहीं आता है। तो हमें शांत रह के और एक सत्य का रास्ता चुन के जो है अपनी डेमोक्रेसी को सेटअप करना होता है। नेक्स्ट इज वी हैव नाउ टू फाइट फॉर पीस विद द सेम करेज एंड डिटर्मिनेशन एज वी फोर्ट अगेंस्ट एग्रेशन। तो इन्होंने कहा कि हमें पीस के लिए भी उतनी ही ताकत से लड़ना चाहिए जितना डिटर्मिनेशन और करेज से हम एग्रेशन के साथ लड़ते हैं, मतलब जैसे हम गुस्से में लड़ते हैं उतना ही हमें पीस के लिए भी लड़ना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्लोगन बाय पंडित मदन मोहन मालवीय, तो सत्यमेव जयते, जिसको हर जगह यूज़ किया जाता है, इनको पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है भगत सिंह के स्लोगन्स जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस भी है, जिसमें कि सबसे फेमस है इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट है दे मे किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज़, दे कैन क्रश माई बॉडी बट दे विल नॉट बी एबल टू क्रश माई स्पिरिट। तो उन्होंने कहा कि वो मुझे मार सकते हैं पर वो मेरे आइडियाज़ को नहीं मार सकते, वो मेरी बॉडी को क्रश कर सकते हैं बट वो मेरी आत्मा को क्रश नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है इन्हीं का कि रेवोल्यूशन डज नॉट नेसेसरी involves sanguinary strife, nor is there any place in it for individual vendetta. It is not the cult of the bomb and the pistol. By revolution we mean that present order of thing which is based on manifest injustice must change. तो आपको जो है वो यहाँ पे स्पेसिफिकली याद रखना है कि बाय रेवोल्यूशन, ये वाली जो लाइन है, बाय रेवोल्यूशन वी मीन डैट प्रेजेंट ऑर्डर ऑफ थिंग्स विच इज़ बेस्ड ऑन मैनिफेस्ट इनजस्टिस मस्ट चेंज। तो ये वाली स्टेटमेंट बस आपको याद रखनी है, ये वाला डिटेल आपको याद नहीं रखना है क्योंकि बहुत लंबा है, तो इसमें पहले चांसेस ही नहीं है कि आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल के स्लोगन्स को। तो सबसे पहले जो स्लोगन फेमस है वो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल का स्लोगन हो गया। एंड सेकेंड, इवन इफ आई हैव टू फेस डेथ 1000 टाइम फॉर द सेक ऑफ माई मदरलैंड आई शैल नॉट बी सॉरी। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे हज़ारों बार भी मौत सामने आती है मेरे देश के लिए तो मैं उसके लिए दुख नहीं मानूंगा। ओ लॉर्ड ग्रांट मी 100 बर्ड्स इन इंडिया बट ग्रांट मी दिस टू दैट ईच टाइम आई मे गिव अप माई लाइफ इन द सर्विस ऑफ मदरलैंड। तो वो कहते हैं कि भगवान मेरे को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जन्म दो मेरे भारत के लिए, पर ये जन्म मेरे को ज़रूर दो ताकि मैं अपने मदरलैंड की सर्विस कर सकूँ। ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल के थ्रू। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है सबको पता है कि उन्होंने कभी भी ब्रिटिशर्स के सामने अपने घुटने नहीं टेके या वो कभी पकड़े नहीं गए। लास्ट में जो उन्होंने अपने आप को गोली मारी वो इसलिए मारी कि मैं ब्रिटिशर्स की गोली से ना मरूं। तो इन्होंने कहा था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे। तो ये सिंपल है स्लोगन, इसको आप बस ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इफ़ येट योर ब्लड डज नॉट रेज देन इट इज़ वाटर दैट फ्लोज इन योर वेन। तो वो कहते हैं कि अगर आपके खून में उबाल नहीं आता है तो वो खून नहीं है, वो पानी है जो आपकी नसों में बह रहा है। फॉर वट इट इज़ द फ्लश ऑफ यूथ इफ़ इट इज़ नॉट ऑफ
सर्विस ऑफ द मदरलैंड, और ऐसी जवानी का क्या करना जो कि आपकी मदरलैंड की सर्विस में काम ना आए। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू के स्लोगन है जिसमें कि सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा था कि आराम हराम है, और ये वाला स्लोगन आप भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए इस टाइम में कि जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आराम हराम है। नेक्स्ट इज ब्लड एंड टीयर्स आर गोइंग टू बी आवर लॉट वेदर वी लाइक देम और नॉट। तो वो कह रहे हैं कि ब्लड और टीयर्स जो है वो हमें बहुत काम आने वाले हैं, चाहे हम उन्हें पसंद करें या ना करें। आवर ब्लड एंड टीयर्स विल फ्लो, मे बी द पर्च सोइल ऑफ इंडिया नीड्स देम सो दैट द फाइन फ्लावर ऑफ फ्रीडम में ग्रो अगेन। तो जैसे हम किसी फूल को उगाने के लिए उसको पानी देते हैं, उसके अंदर फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी जो आज़ादी का फूल है उसको खिलाने के लिए अपना खून और अपने आंसू दोनों देने होंगे। नेक्स्ट जो है अशफाक उल्ला खान जो है उनके थ्रू दिया गया था, देयर इज़ नो ड्रीम एंड इफ़ देयर इज़ देयर ओनली वन टू सी माई चिल्ड्रन स्ट्रगलिंग फॉर द सेम एंड फॉर विच आई एम एक्सपेक्टेड टू बी फिनिश। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो है कोई और ड्रीम नहीं है, बस मेरा ये ड्रीम है कि जो मेरे बच्चे हैं उनको भी वो स्ट्रगल ना करना पड़े जो कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, और मुझे ये स्ट्रगल खुद ख़त्म करना है। ये अशफाक उल्ला खान जी ने दिया था। नेक्स्ट आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्लोगन। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैन पावर विदाउट यूनिटी इज नॉट अ स्ट्रेंथ अनलेस इट इज हार्मोनाइज्ड एंड यूनाइटेड प्रॉपर्ली देन इट बिकम्स अ स्पिरिचुअल पावर। तो उन्होंने कहा कि जो एक इंसान की शक्ति होती है अगर उसके अंदर यूनिटी नहीं है तो हम उसको स्ट्रेंथ नहीं कह सकते, और जब उसके अंदर यूनिटी आ जाती है तो एक मैन पावर जो है वो खाली मैन पावर नहीं रहती है, वो एक स्पिरिचुअल पावर, एक धार्मिक पावर बन जाती है। नेक्स्ट आता है रविंद्रनाथ टैगोर जी के स्लोगन, उसके बाद स्लोगन्स खत्म हो जाते हैं और फिर हम न्यूज़पेपर्स को शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो लंबी है बट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो से आप जो है अपने 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलिए। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि आई एम विलिंग टू सर्व माई कंट्री बट माई वर्शिप आई रिजर्व फॉर राइट विच इज़ फार ग्रेटर देन माई कंट्री। तो ये कहते हैं कि मैं अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए चाहता हूँ कि मैं अपनी कंट्री को सर्व करूँ, बट जो मेरी वर्शिप है, मेरी राइट्स जो हैं वो ज़्यादा है मेरी कंट्री से। टू वर्शिप माई कंट्री एज अ गॉड इज़ टू बीइंग अ कर्स अपॉन इट। तो अगर मैं अपनी कंट्री को जो है एक भगवान की तरीके से पूजने लग जाऊँगा तो वो उसके ऊपर एक कर्स हो जाएगा, श्राप हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा काम है वो मेरा भगवान है। नेक्स्ट इज पेट्रियोटिज्म कैन नॉट बी आवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर। तो पेट्रियोटिज्म जो है वो हमारा एक स्पिरिचुअल शेल्टर जो है वो फाइनल नहीं हो सकता कि सिर्फ हम देशभक्ति करते रहे। माई रिफ्यूजी इज़ ह्यूमैनिटी। तो हमारी जो रिफ्यूजी है वो इंसानियत है जिसको हमें बचाना है और आगे सर्व करना है। आई विल नॉट बाई ग्लास फॉर द प्राइस ऑफ डायमंड एंड आई विल नेवर अलाउ पेट्रियोटिज्म टू ट्रिम्प ओवर ह्यूमैनिटी एज लॉन्ग एज आई लिव। तो इन्होंने बेसिकली क्या था कि जो रेवोल्यूशंस हुआ करते थे ना उस टाइम में कि मार दिया करते थे, तो उन्होंने कहा कि कभी भी देशभक्ति जो है वो इंसानियत से ऊपर नहीं हो सकती, तो मैं कभी भी इस तरीके की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करूँगा। अब आते हैं न्यूज़पेपर्स के बारे में। यहाँ पे जो न्यूज़पेपर जर्नल्स होते हैं, बेसिक चीज़ क्या देखने को आपको मिलेगी कि छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं और इसी से पर्सनैलिटी अलग हो जाती है। थोड़ा सा ईयर का डिफरेंस आपको दे दिया जाएगा और आपका क्वेश्चन जो है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बंगाल गैजेट जो है वो किसने शुरू की थी? जेम्स अगस्टस हिकी ने की थी, और कब की थी? 1780 के टाइम पीरियड में की थी। और उसी के बाद जो मद्रास कोरियर आई बंगाल गैजेट के बाद जो आई, और आपको ये जो है ना टाइम पीरियड भी याद रखना है कि सबसे पहली कौन सी थी। तो सबसे पहली जो जर्नल यहाँ पे आई थी वो बंगाल गैजेट थी, ये भी याद रखना है। 1780 के अंदर ये आ गई थी। और फिर उसके 5 साल बाद जो है मद्रास कोरियर आई थी 1785 के टाइम पीरियड में, जिसको कि रिचर्ड जॉनस्टन ने लिखा था। फिर जो है यहाँ पे आया था बॉम्बे हेराल्ड 1789 में, मतलब 4 साल बाद। तो यहाँ पे देखिए आपकी एक टाइम पीरियड रखा जा रहा है, पहले 5 साल का टाइम पीरियड रखा गया, फिर 4 ईयर्स का टाइम पीरियड रखा गया। जो बॉम्बे हेराल्ड थी उसी के साथ जो यंग इंडिया आई, नवजीवन आई और हरिजन आई, ये चारों ही महात्मा गांधी के थ्रू लाई गई थी, बट इनका जो टाइम पीरियड था वो अलग था। जैसे बॉम्बे हेराल्ड जो थी वो कब आई थी? 1789 के अंदर आई थी। तो जो ये थी यंग इंडिया थी ये 1919 में आई। फिर उसके 10 साल बाद जो है नवजीवन आई 1929 के अंदर। जो हरिजन आई फिर वो 1931 के अंदर आई, मतलब 2 साल के बाद आई। तो ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है, और उसी के साथ आपको ये याद रखना है कि कौन सा जर्नल या जो न्यूज़पेपर है वो किस तरीके का था, मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन का उसका टाइम हुआ करता था। तो यहाँ पे जो यंग इंडिया था, नवजीवन था और हरिजन, तीनों ही वीकली जर्नल्स थे, मतलब जो हफ्ते पे साप्ताहिक होते हैं ना वो जर्नल से हुआ करते थे। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि महात्मा गांधी जी जो थे वो बहुत जल्दी जल्दी काम किया करते थे, तो वो हर हफ्ते जर्नल निकाल दिया करते थे। तो इस तरीके से जो है आप अपने आप को ट्रिक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ आपको यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना कि देखिए यहाँ पे जो ये थे महात्मा गांधी जी थे उन्होंने बॉम्बे हेराल्ड लिखा था, बट वहीं पर जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने
नेशनल हेराल्ड लिखा था। तो वही मैंने कहा ना आपको कि छोटे छोटे पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पे। तो नेशनल अगर आ रहा है तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, और अगर बॉम्बे हेराल्ड हो जाएगा तो वो आपका महात्मा गांधी जी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड जो है वो 1938 के अंदर लिखी थी। फिर आता था एक न्यूज़पेपर डेट इज़ इंडिपेंडेंट, उसको मोतीलाल नेहरू जी ने लिखा था, और ये भी 1919 में आया था। तो गांधी जी की ये जो आई थी यंग इंडिया, उसी के साथ उसी टाइम में मोतीलाल नेहरू जी ने 1919 के अंदर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर भी रिलीज़ किया था। और न्यूज़पेपर है तो वो डेली बेसिस पे आपका निकलेगा। नेक्स्ट जो है वो आया संबाद कौमुदी, जो कि बंगाली वीकली थी ये एक तरीके की। देखिए अगर ये वाला पॉइंट मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो थी ये राजा राम मोहन रॉय ने लिखी थी, और जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है ये शायद अपने में ईपीएफओ में नहीं है, क्योंकि नहीं है सिलेबस के अंदर। तो यहाँ पे जो है मे बी पूछ भी लिया जा सकता है आपसे, बट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के टाइम पीरियड में थी तो ना भी पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ा जो है ये डाउटफुल है, बट फिर भी आप इसको करेंगे। तो 1819 जो है उसमें ये बंगाली वीकली जो है संबाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय के थ्रू लाई गई। फिर जो है 1821 के अंदर और 1822 के अंदर जो है उसके बाद जो है मीरात उल अकबर आई, जो कि फर्स्ट जर्नल था पर्शियन के अंदर, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। और बंगादत्ता जो था 1822 के अंदर आया था। एक चीज़ आपको याद रखनी है, देखिए ये जो हमने देखी थी कि जेम्स अगस्टस सेकी ने लिखा था हमारा बंगाल गैजेट जो था वो आपका न्यूज़पेपर हो जाता है। और जो जर्नल्स अगर हम देखते हैं तो वो 1821 और 1822 से ही लिखने शुरू हो गए थे। तो ये मीरात उल अकबर और बंगालदत्ता जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने लिखा था। नेक्स्ट जो है इंडियन मिरर और जो नेशनल पेपर है वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने लिखा था, और ये किस टाइम पीरियड में था 1862 और 1865 के टाइम पीरियड में लिखा गया था। नेक्स्ट आता है सुधारक एंड द हितवरा। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्होंने 1888 के टाइम में और फिर 1911 में ये दो जर्नल्स लिखे थे। केसरी जो था और मराठा जो था, इसको महारथा भी प्रोनाउंस किया जाता है और कई लोग मराठा भी करते हैं। बाल गंगाधर तिलक के लिए किया गया था, ये अभी करंट अफेयर के अंदर भी था तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो केसरी था वो मराठी डेली था, मतलब कि मराठी लैंग्वेज में आया करता था, और जो मराठा या महारथा आया करता था वो इंग्लिश वीकली हुआ करता था। और ये भी दोनों के दोनों 1881 में ही शुरू किए गए थे। फिर जो BR अम्बेडकर जी थे उन्होंने एक मराठी वीकली शुरू की थी जिसको नाम दिया गया था मूक नायक का, क्योंकि उस टाइम जो SC STs हुआ करती थी उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता था, तो उसमें कहा जाता था कि मूक जो होते हैं जो नहीं बोल पाते उनका नायक, मतलब मूक नायक हो गया हीरो। फिर आता बहिष्कृत भारत, इन्होंने लिखा था। जो मूक नायक था वो उन्होंने 1920 में लिखा था, और उसी के 7 ईयर्स के बाद जो है 1927 के अंदर उन्हें बहिष्कृत भारत को लिखा था। नेक्स्ट आता है प्रबुद्ध भारत, ये इंग्लिश थी मंथली जर्नल थे जो कि स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। स्वामी विवेकानंद है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। 1896 के अंदर जो है इसको लिखा गया था सबसे पहले। और फिर भारतमान भारत जो है वो एक ऐसे था जो स्वामी विवेकानंद ने ही 1899 के अंदर लिखा था, और जो उद्बोधना था वो 1899 के अंदर ही स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था। नेक्स्ट आता है बिपिन चंद्र पाल के बारे में। बिपिन चंद्र पाल जो थे वो भी करंट अफेयर के अंदर थे, तो इनका भी आप याद रखेंगे। तो इन्होंने वंदे मातरम एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था वो लिखना शुरू किया था 1905 के टाइम पीरियड में, जब ये अपना पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उस टाइम पीरियड में। और उसी के साथ परिदर्शक जो था वो 1880 में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट वंदे मातरम जो था, एक चीज़ देखिए कि जो वंदे मातरम इंग्लिश न्यूज़पेपर था वो बिपिन चंद्र पाल ने लिखा था, बट जो वंदे मातरम पेरिस पब्लिकेशन था वो मैडम भिखाजी कामा ने लिखा था। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये देख लेना कि वहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर कहा गया है या नहीं कहा गया है। 1909 में ये लिखा गया था। नेक्स्ट है फ्री हिंदुस्तान जो था वैनक्यूवर के अंदर, ये तारकनाथ दास ने लिखा था और ये 1908 में लिखा गया था। वहीं पर जो एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स था वो MG रेनेडे ने लिखा था और 1899 में इनके थ्रू ये लिखा गया। नेक्स्ट जो है आता है हिंदुस्तान टाइम, जो कि अभी भी हमारे न्यूज़पेपर सर्कुलेट होते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1920 से हुई थी। तो ये देखिए कि जो लास्ट पीरियड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल हो गया था ना, उस टाइम पीरियड में शुरू किया गया था, जो अब तक चल रहा है। और ये KM पनिकर के थ्रू लिखा गया था। अब जो न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं वो वाले जो हैं, मतलब कि अभी के जो थोड़े रिसेंट टाइप के हैं वो हैं, और ये फ्रीडम स्ट्रगल के जो एसोसिएटेड थे उनसे थोड़े कम एसोसिएटेड है। तो ये जो है आपके केसेस, मतलब कि अगर हम ये करें कि अगर पेपर टफ बनता है तो उनमें इनके आने के चांसेस है, इसमें एक एवरेज व्यू आपका रहेगा। नेक्स्ट जो है वो बंगाल दर्शना है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी और ये 1873 के टाइम पीरियड में लिखी थी। फिर आया द स्टेट्समैन, ये रॉबर्ट नाइट ने लिखी थी 1875 के अंदर। और वहीं पे सुधारक
सो नेक्स्ट इज सुधारक बाय गोपाल गणेश आगरकर एंड ये 1888 में इनके थ्रू लिखी गई थी। नेक्स्ट इज युगांतर, जिसको कि नेक्स्ट जो था ये बरिंदर कुमार घोष के थ्रू लिखा गया था 1906 में। और युगांतर सिर्फ ऐसा नहीं है कि बरिंदर कुमार घोष के थ्रू लिखा गया था, ये भूपेंद्र नाथ दत्त जो है उन्होंने मिलकर लिखा था। नेक्स्ट आता है आपका नेटिव ओपिनियन, जो कि VNK मंडलिकी ने लिखा था 1864 के अंदर। और वहीं पे ये वाला जो है रोस्ट कफ्तार वॉइस ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले आपसे सिविल सर्विसेज में भी पूछा जा चुका है। तो रस्ट कोफ्तार या फिर जो वॉइस ऑफ इंडिया था वो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। रस्ट कोफ्तार जो था वो 1851 के अंदर लिखा गया था, वहीं पे वॉइस ऑफ इंडिया था वो 1883 में लिखा गया था। नेक्स्ट आता है द हिंदू, जो कि GS अय्यर, वरिगवक हरीने और सुब्बा राव पंडित ने लिखा था। 1878 में इसकी शुरुआत की गई थी द हिंदू न्यूज़पेपर की। और वहीं पे संध्या जो है ये वाला भी जो है पहले आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो आपको ये याद रखना है। तो BP उपाध्याय जो थे उन्होंने 1906 में इसको शुरुआत की थी। द ट्रिब्यून जो था वो दयाल सिंह मंजीतिया ने लिखा था 1881 के अंदर। वहीं पे कॉमरेड जो है इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर है वो मौलाना मोहम्मद अली ने 1911 के अंदर लिखा था। हिंदू पैट्रियोट जो था वो गिरीश चंद्र घोष ने लिखा था 1853 के अंदर। और बाद में इसको लेटर में हरीश चंद्र ने लिखना शुरू कर दिया था। तहजीब उल अखलाक जो था 1871 के अंदर सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। तो ये वाला भी आपको याद रखना है, क्योंकि एक मुस्लिम लीडर जो थे उस टाइम के प्रोमिनेंट, तो उन्होंने ये किया था। उसी के साथ गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे उन्होंने प्रताप लिखा था 1913 के अंदर। वैकोम मुल्लवी जो थे उन्होंने स्वदेश भी मनी लिखा था 1905 के अंदर। तो यही वाली जो लिस्ट है ये वाली बस आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि फिर मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगूंगी और ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे बंदी जीवान जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो सचिंद्र नाथ सन्याल ने लिखा था, तो ये वाला आप याद रखेंगे। अब शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर से। एक चीज़ और क्वेश्चन से डालने से पहले कि गाइज मैंने बताया कि एक मैं वीडियो लाऊंगी, अब अपकमिंग हिस्ट्री की बस 2 वीडियो आएगी, जिसमें कि हम एक में पीजेंट्स मूवमेंट्स को, ट्राइबल मूवमेंट्स को और सिविलियन मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे, और एक में हम पूरा क्रैश कोर्स करेंगे, और वो हम इसी मंथ में करेंगे। तो यहाँ पे सीधी बात, नो बकवास, इस तरीके की कोई भी फालतू चीज़ उसके अंदर नहीं होगी। जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट है, वो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट फॉर। तो आपसे पूछा है कि जो नाइटहुड रिनाउंस की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, वो कौन से प्रोटेस्ट के बाद की थी। वो था फर्स्ट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, B इज जलियांवाला बाग मैसेकर, C इज एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, एंड D इज नन ऑफ द अबव। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे बी जो है वो सही आंसर है। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रोटेस्ट में नाइटहुड को रिनाउंस कर दिया था। उसके बाद गुलामगिरी जो है वो किसने लिखी थी, ये आपसे पूछा गया है। A इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, B इज आचार्य विनोदा भावे, C इज ज्योतिबा फूले, एंड D इज दादू दयाल। गुलामगिरी के बारे में जो है मैं अपने करंट अफेयर की जो रिलेटेड पर्सनल है वीडियो वाली, उसमें बता चुकी हूँ, तो आप एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे ज्योतिबा फूले जो थे उन्होंने गुलामगिरी को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इस वजह से आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द हिस्टोरिकल लाहौर सेशन ऑफ 1929 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। A इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, B इज राजेंद्र प्रसाद, C इज लाला लाजपत राय, एंड D इज पंडित मोतीलाल नेहरू। तो इसे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। नेक्स्ट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया is that is Jan Gan Man was first sung at A is Calcutta 1911, B is Calcutta 1912, C is Delhi 1911 और मुंबई 1912। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ए, कलकत्ता के अंदर 1911 के अंदर जो है फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आपसे पूछा गया कि कौन से ऐसे थे कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा नहीं थे। ए इज M.A. अंसारी, B इज M.A. जिन्ना, C इज अबुल कलाम आज़ाद, एंड D इज हकीम अजमल खान। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है A.M.A. अंसारी जो थे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पार्ट नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है थोड़ा सा ये पर्सनल रिलेटेड, मतलब कि वाइसरॉय और जो गवर्नर जनरल से रिलेटेड हुआ करते थे वो वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वॉरेन हेस्टिंग जो थे उन्होंने कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल रिफॉर्म किए थे। तो यहाँ पे फर्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एट कलकत्ता, सेकेंड इज एबॉलिशिंग द जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द जमींदार, एंड थर्ड इज अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन जजेस इन क्रिमिनल कोर्ट। तो ये तीनों जो है आपके सामने स्टेटमेंट है। ऑप्शन आपके सामने ए इज ओनली 1 and 2, बी इज ओनली 2 and 3, सी ओनली 1 and 3 एंड डी इज 1, 2, 3। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सही है, सिर्फ जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एट कलकत्ता था उसकी एस्टैब्लिशमेंट वॉरेन हेस्टिंग के थ्रू नहीं की गई थी। नेक्स्ट आता है व्हाट वाज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे यहाँ पे ये आपको बताना है। ए इज 23, बी इज 24, सी इज 25 एंड डी इज 26। तो वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो है 26 जो थे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि Who among the following was the Governor General who followed a spirited forward policy toward अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के टाइम जो है ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 1857 से जो है आपके अराउंड पहले का आ जाएगा, बट जो है अफगानिस्तान के गवर्नर जनरल एसोसिएटेड है तो आपको याद रखना है। तो ए इज़ लॉर्ड डफरिन, बी इज़ लॉर्ड मायो, सी इज़ लॉर्ड एल्गिन एंड डी इज़ लॉर्ड एलनबर्ग। तो किसने किया था आप एक बार बताइए इसको। ओके डन। तो यहाँ पे जो है वो सही ऑप्शन है आपका डी, लॉर्ड एलनबर्ग जो थे उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12th की विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स क्रिएटेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट द फोर्ट विलियम। तो फर्स्ट इज द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सी इज डंडास बिल ऑफ 1783 एंड डी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो ए है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे सही हुए। वहीं पे कमेंट सेक्शन में आप जो है अपना आंसर भी जो लिखेंगे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था। और उसी के साथ वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।